गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियोस देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाएंगे। इसी सीरीज़ में केमिकल काइनेटिक्स का अगला जो हम पार्ट 5 लेकर आए हैं, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड से। हाफ लाइफ पीरियड से क्या मतलब है हमारा? हाफ मीन्स आधा। हाफ लाइफ पीरियड वो है जब किसी भी रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है जिस टाइम के बाद में कितनी रह जाए, आधी रह जाए। सपोज हमने कोई किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो कितनी थी, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन कब कितनी हो जाए, R0/2 हो जाए। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या रह जाए, आधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज reduced to its 1/2. That time period is known as half life period. Let us calculate half life period for a zero order reaction and a first order reaction. First of all, half life period, I am writing it by T half for zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या निकाली थी, आपको सबको पता है। क्या निकाली थी? K इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाई T। ये हमने क्या निकाली थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहां पे अपन ये देखें कि हाफ लाइफ के बाद में क्या होगा। अगर हम T को क्या ले लेंगे, T हाफ। अगर मान लेते हैं कि हम टाइम पीरियड क्या ले लें, T हाफ लें, तो उस समय जो R की वैल्यू होगी वो कितनी रह जाएगी, R/2। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रह जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए। उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। अब ये जो दोनों बातें हैं वो हम कहाँ पे रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख दें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2 डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो यहां से अपन क्या देखते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, R0 अपॉन क्या आ जाएगा, 2T हाफ। तो यहां से हम हाफ लाइफ पीरियड लिखेंगे T हाफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R0/2K। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इस हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, it is directly proportional to the initial concentration of the reactant। किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड हम निकाल सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। हम उसके लिए इक्वेशन निकालेंगे हाफ लाइफ की। तो जीरो की जगह मैं क्या कर देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन क्या निकालने वाले हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकालने वाले हैं। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड वापस बता दूं कि हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम इंटरवल है जिसमें किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है। यहाँ से हम ये देखें कि हमने जो रेट इक्वेशन
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली थी, वो क्या निकाली थी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। R0 इनिशियल कंसेंट्रेशन है और R क्या है, किसी टाइम T के ऊपर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है। अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, T हाफ लाइफ पीरियड, और उस T हाफ टाइम में जो कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की क्या हो जाएगी, हाफ, यानी R की जगह अपन क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं R0 अपॉन 2 रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को अपन कहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन में, रेट इक्वेशन में रख देंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो अपन ने पहले निकाली थी लिख दीजिए। K इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2.303, टाइम की जगह अपन क्या लिख देंगे, हाफ लाइफ पीरियड, log R0 अपॉन R की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड में कंसेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ, तो R0 अपॉन 2। इस 2 को अपन कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। R0 अपॉन 2 था, इस 2 को क्या करेंगे हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R0 से R0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2.303 अपॉन T हाफ log बेस 10 2, और log 2 की जो वैल्यू है वो log 2 की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए 0.3010। तो हम log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, तो अपन इसको रख देते हैं यहाँ पे, क्या आ गया हमारे पास 2.303 T हाफ इंटू log 2 की जगह क्या रख दें अपन 0.3010 रख देते हैं। ठीक, इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख पाएंगे, इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो T हाफ को अपन इधर ले आएंगे, K कहाँ चला जाएगा नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है it does not depend, it is for first order reaction is independent of concentration, यानी ये कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसेंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसेंट्रेशन के ऊपर या इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अभी हम इस हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन फर्स्ट है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। तो इसके लिए अपने को निकालना होगा, तो हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास क्या आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के। ठीक है, के की वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे देखो अगर अपन इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.26, आप सोल्व कर लेना इसको, और ये जो पर सेकंड है इसको अपन क्या लिख सकते हैं सेकंड। तो इतना क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, show that in first order reaction the time required to complete 99% of the reaction is 10 times of half life period। तो पहले अपने को दो टाइम निकालने पड़ेंगे। एक तो वो टाइम निकालना पड़ेगा जिसमें अपने को क्या करना है, जिसमें
99.9% रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी कंसेंट्रेशन है वो R थी पहले, इनिशियल कंसेंट्रेशन, उसमें से 99% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो R में से 99% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, या फिर इसको अपन कहते हैं कि ये 1R है मान लो, तो 1 का 99.99% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.999 R। ठीक है, बात समझ में आई? इसको 1 के लिए 100 में से दिया हुआ था, इसको अपन ने 1 में से कन्वर्ट कर दिया, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये 0.999%। इतना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। मान लीजिए 1 मोल में से 0.999 मोल क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये अपने को लेनी है यहाँ पे, है ना। यानी जो अपन ये कहते हैं कि T 99.9% जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उसके लिए जो टाइम पीरियड है, या उसके लिए जो टाइम है, वो टाइम निकालने के लिए हमें जो कंसेंट्रेशन लेनी पड़ेगी वो ये लेंगे। ठीक है, जैसे अपन वो रेट इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, तो अपन ये कहते हैं कि क्या है रेट इक्वेशन, K = 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। ठीक है, तो जो R की वैल्यू अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं ना, इसके लिए जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होगी, वो R की वैल्यू अपन ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इतना जो रिएक्टेंट है वो तो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो R की जगह अपन देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, K = 2.303 अपॉन T log R0, और R की जगह अपन क्या लिख देंगे, जो T टाइम के बाद में कंसेंट्रेशन कितनी कम हो जाएगी, R0 में से माइनस कर देंगे 0.999 R कर देंगे। ठीक है, अब यहां से देखो क्या आ गया हमारे पास, K = 2.303 अपॉन T log, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.001 R0। ठीक है, R0 से R0 अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर इस 0.001 को हमें ऊपर लिखना हो तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसकी जगह 1 लगाएंगे, आगे 3 डिजिट है तो 3 0 लगाएंगे, 1000 यहाँ पर अपन लगा देंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन 2.303 अपॉन T इंटू log 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, इस T को मैं इधर ले आता हूँ। K = क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे अपन अगर T लिख ले, टाइम कितना लगा 99% कंप्लीट होने में, तो 2.303 K को अपन नीचे ले आएंगे, इस log 10⁻3 को अपन लिख सकते हैं 3 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आ जाता है हमारे पास, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9.6 अपॉन K। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आया हमारे पास, ये वो टाइम पीरियड आया है जिसमें 99.9% क्या हो गई है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और इसको किससे कंपेयर करना है अपने को, इसको कंपेयर करना है अपने को हाफ लाइफ पीरियड से। तो हाफ लाइफ पीरियड का तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन K, इसको अपन कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देते हैं अपन, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, T 99.9% ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, और ये क्या हो गया, T हाफ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया अपन ने, और जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड को अपन क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन 0.693 अपॉन K। इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 0.693। ठीक है,
K से क्या हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू आ जाएगी, यानी ये क्या है इसका 10 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, t 99.9%, ये जो टाइम है ये क्या होगा, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू टी हाफ। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम है वो क्या होगा 10 टाइम्स होगा किसका, हाफ लाइफ पीरियड का। ठीक है, तो ये जो दो न्यूमेरिकल हमने लिए, आप एनसीईआरटी के और भी न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं, देखो अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है ये वर्ड सूडो, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन फिर भी वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो कभी कभी किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, और उनसे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 है और उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। अगर मान लीजिए इनमें से एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो, तो और इसका अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, तो दोनों की जो कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा ना, वो चेंज इसके में तो क्या होगा, कंसिडरेबल होगा, लेकिन इसमें जो कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी कंसेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे एग्जांपल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे अपन ये देखें कि CH3COO C2H5, ये क्या है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इस इथाइल एसीटेट का अगर अपन हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या बनता है, CH3COOH प्लस C2H5OH, H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन की प्रेजेंस में। अब यहां देखो बच्चों, मान लीजिए इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी कितनी है, 0.01 मोल है। ठीक है, और इसकी कंसेंट्रेशन ये एक्सेस में है, यानी इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, 10 मोल है। तो आफ्टर टी टाइम या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, 0 मोल, ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इसकी कंसेंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, इसमें से 0.01 मोल माइनस कर देते हैं अपन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.99 मोल आ जाएगा। ठीक है, और ये कितने बनेंगे, इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी 0.01 मोल, और ये भी कितना बनेगा, 0.01 मोल। अब आप इस रिएक्शन में देखो, अगर इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होती तो हम रेट कैसे लिखते, के कंसेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसकी जो कंसेंट्रेशन है ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, तो ये इसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन देखो वाटर की कंसेंट्रेशन में कितना चेंज आया, पहले वाटर हमने 10 मोल लिया था, बच गया कितना हमारे पास, 0.99 मोल। तो अगर 0.01 मोल को 10 मोल से कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि ये तो 10 के इक्वल ही है लगभग, इसमें बहुत कम चेंज आया, यानी इसको अपन ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं कि इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही है, ये मान लें अपन। ठीक है, तो ये जो अगर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को अपन मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, यानी जो वैल्यू होगी के डैश में अगर इसको कह दूं तो ये क्या हो जाएगी, के इंटू ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर के अमाउंट में या वाटर की कंसेंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, के डैश, और सिर्फ किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड कर रहा है किसकी कंसेंट्रेशन पे, सिर्फ एस्टर की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है,
लेकिन रिएक्शन की कंडीशन ऐसी है कि एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिया गया है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन में चेंज जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए उसको अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। एक एग्जांपल इसका देखो, एक और एग्जांपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+ के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पे जो रेट इक्वेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए थी कि रेट कांस्टेंट और दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। लेकिन ये क्या है, वाटर का अमाउंट एक्सेस में होने की वजह से इसमें कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं होता है, यानी ये ऑलमोस्ट क्या रहती है, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए अपन इसको क्या मान लेते हैं, इस टर्म्स और इस टर्म को दोनों को कंबाइन करके क्या मान लेंगे, अपन कांस्टेंट मान लेंगे। और ये जो रेट इक्वेशन इसकी लिखी जाएगी, ये रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर। सो ये केवल केन शुगर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उनको अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच अल्टर, इसको अल्टर कर दें या चेंज कर दें रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, बट विदाउट बीइंग अफेक्टेड, खुद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यानी ये कैटलिस्ट जैसा लेंगे। कैटलिस्ट के अनअफेक्टेड से मतलब है कि नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कंपोजिशन में या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, वो लास्ट में रिएक्शन में ऐसा कैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ये देखें कि ये किस तरह से, फिर अगर ऐसा है तो ये किस तरह से रेट को चेंज करता है। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में किस तरह से चेंज आता है, उस चेंज की अपन बात कर लेते हैं। तो अपन अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है उनको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो है। मान लीजिए कि रिएक्टेंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी है, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बार या एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ेगा। यानी जिस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़कर इतनी हो जाएगी, कितनी, इतनी हो जाएगी, तो इतनी एनर्जी जिसके पास होगी वही किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे क्या बनेगा, कोई भी इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट जो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और वो अनस्टेबल जो इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी में रिडक्शन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पहले चाहे से वो कोलिजन से या फिर टेम्परेचर से एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी, और उस एनर्जी के इंक्रीज होने में वो इस एनर्जी के बैरियर को पार करेंगे तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये कंडीशन है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कि उस रिएक्टेंट की एनर्जी किसके बराबर इंक्रीज होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो कैटलिस्ट है ये किस तरह से एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये क्या करता है, ये टेम्पररी बॉन्ड्स बनाता है, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, और वो जो बना करके जो इंटरमीडिएट बनाएगा ना, उस एनर्जी, उस इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक, ये क्या है, ये जो है रिएक्टेंट का
कैटलिस्ट के साथ जो टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है या टेम्परेरी बॉन्ड है उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट, जो बिना, ये तो क्या है विदाउट कैटलिस्ट ऊपर वाला तो, लेकिन जैसे ही हमने इसमें कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट डालने पर क्या हुआ, कैटलिस्ट ने टेम्परेरी बॉन्ड बना के एक क्या बना लिया, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब इतनी एनर्जी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, जिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इस एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आ गया, रिडक्शन हो गया। अगर मैं इसको क्या लिख दूं, E0 लिख देता हूं और इसको मैं क्या लिख दूं, EC लिख देता हूं, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट की बिना प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिक्रीज होगी, किससे, बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और अब क्या होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो जो मॉलिक्यूल है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट में, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी भी है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो रिएक्शन की रेट अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी कोई जो सब्सटेंस ऐड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उनको अपन कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, इनहिबिटर्स कहेंगे। इनहिबिटर्स क्या है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और इनहिबिटर्स क्या करेंगे, रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, यानी क्या होगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल थे, वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर पे बैठ के सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।